Good morning, students. Here it is the sixth video for class 8 for the chapter sources of energy. So in the last video we already discussed about petroleum and natural gas. In this video we'll discuss about the last topic, that is cleaner fuel. Cleaner fuel. So take your copy. Cleaner fuel. Take your copy and write down this note. Cleaner fuel. In this video, we also discuss about the exercise question answer. You have to check it from your homework copy. Okay, you have to check the answers that these are correct or wrong. Let us start without wasting time. तो बच्चों क्लीनर फ्यूल क्या होता है कि एट प्रेजेंट हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बन रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अर्बन एरिया बनाया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे फैक्ट्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ किया जा रहा है। तो ये सब जो सिस्टम्स हैं, ये सब जो काम होता है, तो ये सब जगह पे फ्यूल यूज़ किया जाता है। ये सब जगह पे फ्यूल यूज़ किया जाता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग व्हीकल का बात करें तो व्हीकल में हम लोग पेट्रोल, डीजल, ये सब फ्यूल यूज़ करते हैं। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल डिफरेंट पर्पस में यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक पर्पस में कोल और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा कि अगर फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। अगर वुड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस है, क्यों है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत पॉल्यूटेंट्स हैं। ये सब क्या है? पॉल्यूटेंट्स हैं। पॉल्यूटेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं कि जो सब्सटेंस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होते हैं? हम लोग के आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग हो गए कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स वगैरह सब कुछ। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कॉपी, बुक, पेन, जो ये सब क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। वायरस, बैक्टीरिया जो भी है, ये सब कुछ को मिला के जो है, ये सब को मिला के जो होता है वो क्या है? एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट क्या हो सकते हैं? कुछ सब्सटेंस से पॉल्यूट हो सकता है, गंदा हो सकता है, डर्टी हो सकता है। जो सब सब्सटेंस से एनवायरनमेंट अफेक्टेड होते हैं उनको हम लोग पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। आपके क्लास में 2 चैप्टर है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर, उसमें हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो जो भी है आपको एट प्रेजेंट याद रखना है, पॉल्यूटेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एनवायरनमेंट को डर्टी कर सकता है। दो सब्सटेंसेस व्हिच मेक द एनवायरनमेंट डर्टी और व्हिच कैन पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, दे आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। ये हम लोग के लिए हार्मफुल है, तो इसको हम लोग हार्मफुल गैस बोलेंगे। कुछ हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम लोग वुड को बर्न करते हैं तो वुड को बर्न करने से उसमें हार्मफुल गैस तो प्रोड्यूस होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब तो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ऐश प्रोड्यूस होता है, लास्ट में ऐश रह जाता है, वो भी एक पॉल्यूटेंट है अलोंग विथ हीट। ओके, तो ये सब बर्निंग में फ्यूल को बर्न करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, उसके साथ ये हार्मफुल गैस भी प्रोड्यूस है, ये ऐश प्रोड्यूस होते हैं। ये सब क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं। और हम लोग तो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने में बहुत ज़्यादा तत्पर हैं। जैसे हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, इधर उधर थूकते हैं, इधर उधर गंदगी फैलाते हैं, ये सब तो हम लोग का बहुत बढ़िया आदत है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को धीरे धीरे पॉल्यूट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट जो पॉल्यूट हो रहा है तो ऑब्वियसली ये आने वाले दिन के लिए बहुत खराब है। ये सब चीज को दिमाग में रखे साइंटिस्ट लोग क्या सोचे कि ऐसा कोई फ्यूल यूज किया जाए
जो एनवायरनमेंट को उतना ज्यादा पॉल्यूट ना करे, जो एनवायरनमेंट को उतना ज्यादा पॉल्यूट ना करे। तो ये सब सोचने के बाद उन लोगों को क्या मिला, उन लोगों को मिला क्लीनर फ्यूल। तो क्लीनर फ्यूल क्या होते हैं बच्चों? क्लीनर फ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ज्यादा नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा क्लीनर फ्यूल एकदम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, बट जनरल जो फ्यूल हम लोग यूज करते हैं उससे कम करता है, ठीक है, उससे कम करता है। तो मतलब क्या है कि वो लोग हार्मफुल गैस लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे, लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे। क्लीनर फ्यूल इट विल प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस इन लेस अमाउंट। और ये लोग कोई रेसिड्यू नहीं रखेंगे, मतलब ये लोग ऐश प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इन जनरली नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो बहुत कम करेंगे, ठीक है, अगर करेंगे तो फिर बहुत ही कम करेंगे। तो इस टाइप के फ्यूल्स को हम लोग बोलते हैं क्लीनर फ्यूल। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लीनर फ्यूल, तो व्हाट विल बी द आंसर? द फ्यूल्स व्हिच विल नॉट प्रोड्यूस more amount of harmful gases or they will not produce ash after burning। क्लियर? ऐसा कुछ फ्यूल जो ज्यादा अमाउंट में हार्मफुल गैस प्रोड्यूस तो करेगा नहीं, ज्यादा अमाउंट में हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, कम अमाउंट में कर सकता है, और जो बर्न होने के बाद ऐश नहीं रहेगा। हो सकता है ऐश अगर रहेगा भी तो बहुत कम, ठीक है। तो इस टाइप के फ्यूल्स को हम लोग बोलते हैं क्लीनर फ्यूल, साफ फ्यूल, ठीक है, सीधा साफ। तो बच्चों क्वेश्चन है कि सर ऐसा फ्यूल का कुछ एग्जांपल दीजिए। तो ऐसा फ्यूल क्या है? जैसे एलपीजी, जैसे कि सीएनजी, जैसे कि बायोमास, ये सब क्या है? क्लीनर फ्यूल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लीनर फ्यूल, देखो एलपीजी गैस को हम लोग जब बर्न करते हैं तो इसमें से ऐश प्रोड्यूस नहीं होता, वो तो गैस है, हम लोग घर में जो गैस यूज करते हैं उसमें से ऐसे ऐश प्रोड्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट जो है एलपीजी, सीएनजी, ये सबको अगर हम लोग यूज करते हैं तो फिर क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं होता है, सो दे आर द क्लीनर फ्यूल। तो बच्चों अगर आपको घुमा के ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई एलपीजी, सीएनजी दिस आर कंसीडर्ड एज क्लीनर फ्यूल, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि एलपीजी एंड सीएनजी दे प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस और दे विल नॉट प्रोड्यूस ऐश आफ्टर बर्निंग, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज द क्लीनर फ्यूल। आई होप यू कैन राइट द आंसर नाउ। तो बच्चों नेक्स्ट आते हैं कि ये जो बायोमास है, बायोमास मतलब हम लोग के आसपास के ये जनरली जो प्लांट्स हैं उसके बारे में बात किया जा रहा है। अब प्लांट्स को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो फिर क्या होते हैं, जैसे वुड हो गया, लकड़ी वगैरह, ये सब। अगर कुछ स्पेसिफिक बायोमास को हम लोग बर्न करते हैं तो फिर क्या होते हैं कि उसको बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होते हैं। बायोमास को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, बट बायोमास क्या करते हैं, जब प्लांट्स जब बड़े होते हैं तो वो लोग फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस को यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो लोग अपना खाना बनाते हैं और उसके साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब भी करते हैं। तो इनके बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता तो है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो लोग बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्सॉर्ब करते हैं, तो अल्टीमेटली वो हेल्प भी कर रहे हैं। ओके, दैट्स द मैटर। इसलिए इसको क्लीनर फ्यूल की कैटेगरी में रखा गया है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लीनर फ्यूल। तो बच्चों क्वेश्चन इसके ऊपर क्या आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्लीनर फ्यूल। मैं उसको और आंसर नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग शायद लिख पाएंगे कि दोज फ्यूल्स व्हिच विल नॉट प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड व्हिच विल नॉट लीव एनी ऐश आफ्टर बर्निंग, they are called cleaner fuels. Suppose example of cleaner fuels, this one is the question. तो आंसर आप क्या बोलेंगे? एलपीजी, सीएनजी, बायोमास। क्वेश्चन घुमा के हो सकता है कि व्हाई एलपीजी, सीएनजी, बायोमास दीज आर कंसीडर्ड एज क्लीनर फ्यूल। ओके, एलपीजी, सीएनजी व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज क्लीनर फ्यूल, तो बोलेंगे दे विल नॉट प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस और दे विल नॉट लीव एनी ऐश आफ्टर बर्निंग। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो
तो फ्यूचर के लिए ये सब क्लीनर फ्यूल हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, मतलब हो सकता है, ठीक है, ओके, एज कम्पेयर टू कोल, पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों, हो गया। नेक्स्ट आते हैं, तो अब लोगों का ये जो चैप्टर है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर और कुछ वैसा इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो फिर भी आप अंदर से जो क्वेश्चंस हैं तो उसको अच्छे से पढ़ने का कोशिश करेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो उसको इन्फॉर्म करेंगे। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। चलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग ऑलरेडी होमवर्क कॉपी में एक्सरसाइज क्वेश्चन लिख चुके होंगे, तो हम सब यहाँ पे आंसर्स बोल रहे हैं। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर A1 बोले डैश एंड डैश आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आपको एग्जांपल दे सकते हो पेट्रोलियम, अब एग्जांपल दे सकते हो कोल, ओके, दिस आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आप कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हो अपने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज अ मेजर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इसका आंसर होगा कोल, ठीक है। नंबर 3, द प्रोसेस इन विच कोल इज स्ट्रांगली हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। कोल को अगर हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, स्पेलिंग में इधर उधर हो सकता है, मैं उतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, है ना, तो उसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इन ऑयल वेल्स डैश इज ऑलवेज फाउंड अबव द लेयर ऑफ पेट्रोलियम। ऑयल वेल के ऊपर नेचुरल गैस मिलता है, नेचुरल गैस, ठीक है। नंबर 5, डैश इज अ ब्लैक विस्कस लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोगों को बहुत बार प्रैक्टिस करवाया गया है ना, वो उस वीडियो में बहुत बार बोला गया है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कोल्टर। जो कोल्टर का यूज याद है, रूफिंग मटेरियल है ना, रूफ में डालते हैं, और भी बहुत सारे यूज हैं। चलो नेक्स्ट आते हैं, तो ये हो गया, लिख लिए सब, चेक कर लिया। ओके नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे। ये ट्रू फॉल्स है, हम सब यहाँ पे TF ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट वन, फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नहीं बच्चों, फॉसिल फ्यूल रिन्यूएबल है नहीं, तो ये फॉल्स है। एंथ्रासाइड हैज हायर कार्बन कंटेंट देन लिग्नाइट। लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइड। लिग्नाइट में कार्बन परसेंटेज 65%, एंथ्रासाइड में 90%, तो ये सच बोल रहा है, ट्रू। कोक कैन बी यूज्ड टू मेक फ्यूल गैसेस। अच्छा, कोक कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस। कोक को अगर हम लोग बर्न करते हैं तो इसमें से गैस प्रोड्यूस होता है, ये बात सही है। नंबर 4, नेचुरल गैस इज फाउंड बिलो द पेट्रोलियम लेयर। नहीं, नेचुरल गैस पेट्रोलियम लेयर के ऊपर मिलता है, ठीक है, तो ये बात गलत है, फॉल्स। नंबर 5 क्या है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। फॉसिल फ्यूल को अगर बर्न करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होते हैं, ये भी सच बात है। दिस इज द आंसर। ये वाला आंसर आप लोग खुद एक बार देखना, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रू होना चाहिए। थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मतलब 5% 2% डाउट लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर C को सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल इज नोन एज।
देखो हाईएस्ट ग्रेड कोल वो होते हैं जिसमें कार्बन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, तो वो क्या है, एंथ्रासाइट। अच्छा, कोक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कोक एंड कोल tar आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कोक एंड कोल tar क्या है, कहां से मिलता है, कोल से मिलता है ना, कोल से मिलता है, क्योंकि कोल में डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करोगे तो कोल tar और क्या मिलेगा, कोल गैस। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जनरली हैव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल क्या रहता है, डिफरेंट कंटेंट ऑफ, अच्छा सेम कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल नहीं होता है, डिफरेंट कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल बस सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन वो भी नहीं है, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो लास्ट ऑप्शन है थोड़ा सा कम कम लिख रहा हूँ ना, डिफरेंट कंटेंट ऑफ वोलेटाइल मटेरियल एंड डिफरेंट material as well as different percentage of carbon, last option, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द प्रोडक्ट दैट इज नॉट ऑब्टेन्ड थ्रू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, देखो डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, कोल गैस, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल तो पेट्रोलियम से मिलता है, लेकिन कोल गैस नहीं मिलता, कोल गैस कोल से मिलता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल उससे मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, बोला गया कोल, पेट्रोलियम, डीजल, टाइडल एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, डीजल ये सब नॉन रिन्यूएबल है, तो फिर टाइडल एनर्जी होगा। टाइडल एनर्जी वाटर का जो फ्लो होता है बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, तो उसको उस वाटर फ्लो को यूज करके, मतलब वाटर फ्लो हो रहा है मतलब वो मोशन में है, मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, इस काइनेटिक एनर्जी को यूज करके टरबाइन नाम के एक मशीन को ऐसे घुमाया जाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज टाइडल एनर्जी। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर डी, अब आते हैं क्वेश्चन डी में, हो गया ये सब लिखिए। ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो वो सब आपको खुद को लिखना है, कहाँ पे है आंसर उसके बारे में बोल देंगे और थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे। डिफाइन द टर्म फ्यूल, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म फ्यूल, दोज सब्सटेंसेस which produce energy on burning in the presence of air or oxygen are called fuel। ठीक है बच्चों। अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन बोले तो आपको एग्जाम्पल खुद से देना है ना, कि एग्जाम्पल नहीं भी पूछना चाहेगा तो भी एग्जाम्पल दे देना, जैसे कोल हो गया है ना, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, फ्यूल्स हैं, ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, दिस ऑल आर फ्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 बोला नेम एनी 2 रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आप तो पूरा लिखेंगे कि 2 रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर बोल के पूरा लिखेंगे, है ना, टोटल सेंटेंस में आंसर लिखेंगे आप लोग। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ कि 2 रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, कि सन एनर्जी, या फिर आप सिर्फ सन लिख सकते हो, विंड एनर्जी, सिर्फ विंड भी लिख सकते हो, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओके, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, डन, लिख लीजिए वाला। चलो नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, नंबर 3 बोल रहा है डिफाइन द टर्म कार्बोनाइजेशन, द प्रोसेस by which
coal is formed by the action of heat and pressure of the earth by a period of millions of years from dead plants is called कार्बोनाइजेशन। ये पूरा लिखना है आपको। The process by which coal is formed by the action of heat and pressure of the earth by a period of millions of years from dead plants is called carbonization। dead plant से coal formation का जो process है that is carbonization। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द 3 मेन प्रोडक्ट्स obtained from the destructive distillation of coal। तो आप लोग पूरा लिखेंगे। The 3 main products of the obtained from the destructive distillation of coal are, पूरा लिखेंगे, आंसर लिख रहा हूँ सर। ये कोक हो गया, कोल टार हो गया, और क्या है, कोल गैस। ठीक है, ओके ओके, लिख लिए, लिख लिए। अच्छा, इसमें कोक, कोल्टर एंड कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्टेट 2 यूजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए, फर्स्ट ए में किसका यूज बोल रहे हैं, एस्फल्ट। तो एस्फल्ट, और बी में बोल रहे हैं पैराफिन वैक्स। आपको पता है कि एस्फल्ट, पैराफिन वैक्स दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करेंगे तो ये दो प्रोडक्ट, मतलब और भी प्रोडक्ट मिलता है, उनमें से मिला हुआ जो प्रोडक्ट्स है उनमें से ये दोनों है। तो एस्फल्ट जो है इसका यूज क्या है, एस्फल्ट is used for making roads। ठीक है, रोड बनाने के लिए यूज किया जाता है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एस्फल्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द इनर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। इसका और एक यूज है, इनर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। नंबर बी, एक बोले तो इसलिए एक लिख रहा हूँ, आप दूसरा वाला भी लिख सकते हो, दो भी लिख सकते हो, ताकि याद हो जाए। नेक्स्ट, पैराफिन वैक्स। अच्छा, 2 यूजेस बोलना, तो इसका एक हो गया एस्फल्ट, दो करके लिखते हैं, एस्फल्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इनर कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, स्पेलिंग मेरी चेक कर लेना। चलो, क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला कि पैराफिन वैक्स, तो लिख देते हैं पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैंडल्स। ठीक है, देखिए हो ना, पैराफिन वैक्स का यूज, पैराफिन सेमी सॉलिड होता है ना, ये ग्रेश होता है ना, वेसलिन। नंबर 2, पैराफिन वैक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेसलिन, VASE वेसलिन, VASLIN। एक
कैंडल्स बनाने में यूज किया जाता है और वैसलीन बनाने में यूज किया जाता है, ये तो पता है, टफ कुछ कुछ नहीं। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। राइट द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी फुल फॉर्म ये पहले लिखा दिया गया था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट बोर्ड है एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एक है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल। ठीक है, ये तीन है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर ई में। इसको मैं आंसर नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा तो मैं सब बोल दे रहा हूँ, आपको आंसर कहाँ पे मिलेगा। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन। देखो बच्चों, कोल जहाँ पे है उस जगह पे अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, कोल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल के ऊपर जो लिखा हुआ है इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि कोल डेट प्लांट से फॉर्म होता है, पॉइंट कर करके लिख सकते हो कोल डेट प्लांट से फॉर्म होता है। इसके लिए एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर ज़रूरी है, अर्थ क्रस्ट अर्थ का, और इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम लगते हैं। डेट प्लांट्स धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं कोल में। जितना ज़्यादा प्रेशर होता रहता है तो कोल का जो फॉर्म है वो चेंज होता जाता है ना। कोल जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है, जितना ज़्यादा उसमें प्रेशर आता जाता है, जितना ज़्यादा वो दबता जाता है, उसमें क्या होता है कार्बन का परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग वाला जो कोल है, इनिशियल स्टेज ऑफ कोल, वो उसका हम लोग पीट बोलते हैं, जिसमें 30% कार्बन होते हैं। उसके बाद वाला जो स्टेज है उसका हम लोग लिग्ना पीट बिटुमिनस बोलते हैं। सेकेंड वाला लिखना ही था, हाँ सेकेंड वाला लिखना। अच्छा उसमें एक गलत बोल दिए थे, सॉरी। लिग्नाइट में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होता है, 38% है ना। अच्छा, और बिटुमिनस में होता है 65%। सॉरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, तो ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे यूज़ होता है और बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। अर्थ का प्रेशर ज़रूरी है, और क्या है कि डेट प्लांट से ये कन्वर्ट होते हैं। धीरे धीरे ये चेंज होते हैं। इनिशियल स्टेज में पीट होते हैं, उसके बाद लिग्नाइट होते हैं, उसके बाद बिटुमिनस होते हैं, उसके बाद एंथ्रासाइट होते हैं। ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो, अपने हिसाब से आंसर लिखने का कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा होगा, बट खुद से लिखो, देखो मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लिग्नाइट एंड बिटुमिनस कोल। तो ये तो आप बोल ही सकते हो कि लिग्नाइट जो है वो सेकंड स्टेज है, बिटुमिनस थर्ड स्टेज है कोल फॉर्मेशन में। लिग्नाइट में परसेंटेज ऑफ कार्बन इतना होता है, बिटुमिनस में इतना होता है। दोनों का यूज बोल दिए है ना, दिस आर द डिफरेंसेस। 3-4 लिख दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप लिख सकते हो इसका। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ऑकर इन नेचर। की पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे मिलता है हमें, ठीक है। तो पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये सब के बारे में लिखना है। पेट्रोलियम लेयर के ऊपर नेचुरल गैस फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो पेट्रोलियम है उसमें देखो ऑकरेंस बोल के एक जगह है, ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ गया, पेट्रोलियम का है ऑकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, ये पॉइंट लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद जो है नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस के जो स्टार्टिंग में जो है उसी में थोड़ा सा आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये लिखना उतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है। स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस। देखो नेचुरल गैस क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है। तो क्लीनर फ्यूल के एडवांटेज क्या है कि क्लीनर फ्यूल दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन में कम अमाउंट में हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करेगा, ओके।
तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल गैस इज अ क्लीनर फ्यूल, सो इट विल नॉट प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या बोले हार्मफुल गैसेस। अच्छा, ये एक एडवांटेज हो गया। सेकंड एडवांटेज क्या आप बोलेंगे कि ये बर्निंग के बाद क्या नहीं करेगा, बर्निंग के बाद ऐश नहीं रखेगा, है ना, रेसिड्यू नहीं रखेगा, तो पोल्यूशन कम करेगा। अच्छा, और क्या बोल सकते हो कि नेचुरल गैस जो है ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है ना, इसका क्या ज़्यादा होता है, कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है। नेचुरल गैस का हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, तो नेचुरल गैस कम अमाउंट में बर्न करोगे तो ज़्यादा हीट मिलेगा, फायदा है। ओके, दिस आर द एडवांटेजेस। लिख सकते हो ऐसे 3-4 पॉइंट। Question number 5, keeping in mind the availability in nature, explain the need of using coal and petroleum just ये क्या बोले जुडिशियसली। तो दुनिया में एट प्रेजेंट पेट्रोल और पेट्रोलियम कोल ये सब तो हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं, लेकिन उसका तो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोल पेट्रोलियम एक दिन ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए इसके वो दिमाग में रख के कोल और पेट्रोलियम के हम लोग कौन सी पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कौन सी पर्पस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ लिखना है। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग अपने दिमाग यूज़ करो और उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन का आंसर लिखो। मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि बहुत ये ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपका बहुत अच्छा हो, ठीक है, आंसर आपका 50% लेवल का हो, 60% लेवल का हो, उसको जब करेक्शन किया जाएगा, उसको जब क्लास में हम लोग और रिवाइज करेंगे तो और भी उसमें क्या ऐड करना चाहिए वो सब बोला जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट आप अपने से लिखने का कोशिश करो, देखो बहुत अच्छा हो। ओके, सो लर्न अप टू दिस वी कंप्लीटेड द सोर्सेस ऑफ एनर्जी दिस चैप्टर विथ ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस and you have to complete the exercise questions, that is question number E also. Try to solve it within 2 to 3 days, okay, and try to inform me that whether it is completed or not. Okay, if you will face any problem then obviously you can inform me, no problem. Thank you. Learn up to this.